नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। भौतिक प्रदेश की आज हमारी तीसरी क्लास है। पहले 2 क्लासें हुई हैं। उन दोनों क्लासों में हमने देखा था, पहली क्लास में हमने देखा था कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या क्या। दूसरी क्लास में हमने देखा था हिमालय के उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें 2 प्रमुख सिद्धांत थे, भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। आज हमारी तीसरी क्लास। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम हिमालय का भौगोलिक विभाजन शुरू करेंगे। हिमालय पर्वतीय प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है भौगोलिक विभाजन और दूसरा होता है प्रादेशिक विभाजन। पहले हम बात करेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश के भौगोलिक विभाजन की। ठीक है, एक एक बात को समझते हुए चलना है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है उसकी हम बात करेंगे। तो एक बार हम मैप पर चलते हैं कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हम करेंगे कैसे। हमने देखा है कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश यहाँ से और ऐसे विस्तृत है। ठीक है, ये पूरा भाग हिमालय पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। ठीक है, अब इसको भौगोलिक विभाजन के रूप में हमें पढ़ना है। ये पूरा भाग भौगोलिक विभाजन कहलाता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश का, या हिमालय पर्वतीय प्रदेश इतने क्षेत्र में फैला हुआ है। बात करें तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? सबसे पहले मैं बना लेता हूं मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय को मैं बना रहा हूं रेड पेन से। ठीक है, ये आप देखना, ये है लगभग मुख्य हिमालय। ठीक है, ये मैंने डॉट 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 जो भारत के बाहर है, ये फिर सिक्किम वाला, ये भूटान वाला एरिया, और ये इस तरह से मैंने बना दिया। ये लगभग मुख्य हिमालय का विस्तार है। ठीक है, अब बात करें हम तो यहाँ पर मुख्य हिमालय के यहाँ पर, जिसे मैंने ब्लू पेन से बनाया है लाइन के साथ, यहाँ पर पाया जाता है पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, और मुख्य हिमालय के ऊपर की साइड में यहाँ, जिसे मैं अलग पेन से बना देता हूँ, ये वाला भाग है ट्रांस हिमालय का। ये वाला भाग है ट्रांस हिमालय। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश के जब हम भौगोलिक विभाजन की बात करते हैं तो उसे 3 भागों में बांटा जाता है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश का भौगोलिक विभाजन ट्रांस हिमालय, ये हो गया ट्रांस हिमालय। इसके बाद इसकी बात करें तो ये है मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। और इसकी बात करें तो ये है पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, इसको फिर बात करें पूर्वांचल हिमालय, मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये सारे जोड़कर कहलाते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तो आपको टॉपिक क्या डालना है? आपको आज टॉपिक डालना है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। टॉपिक डालिए हिमालय पर्वतीय प्रदेश और एरो लगाकर लिखिए भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन। ठीक है, अब डैश लगाकर लिखिए हिमालय पर्वतीय प्रदेश को, हिमालय पर्वतीय प्रदेश को, हिमालय पर्वतीय प्रदेश को, हिमालय पर्वतीय प्रदेश को 3 भौगोलिक भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भौगोलिक भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3। अब उनके नाम लिख लीजिए। पहला लिखिए ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा लिखिए मुख्य हिमालय, दूसरा है मुख्य हिमालय। तीसरा भाग लिखिए पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय।
ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब हम भौगोलिक विभाजन की बात करते हैं हिमालय के, तो 3 भागों में बांटते हैं। पहला हम बांटेंगे ट्रांस हिमालय में, दूसरा बांटेंगे मुख्य हिमालय में, और तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, अब हम टॉपिक शुरू करेंगे आज का हमारा ट्रांस हिमालय। आप हेडिंग डाल लीजिए ट्रांस हिमालय और पेन कॉपी रख दीजिए। मैं जो बोर्ड पर समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। ट्रांस हिमालय, सबसे पहले तो आप देखिए, ये ग्रीन पेन से जो मैंने बनाया है ना, ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये है मुख्य हिमालय वाली लाइन। मान लीजिए कि ये मुख्य हिमालय है। ठीक है, मैं यहां लिख ही देता हूं, ये मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय है ये। मुख्य हिमालय के उत्तरी साइड में या मुख्य हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय या हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है ट्रांस हिमालय। तो जब हम मुख्य हिमालय के उत्तरी भाग में बात करेंगे या हिमालय पर्वतीय प्रदेश के उत्तरी भाग की बात करेंगे तो वो आता है इस साइड में। ये मुख्य हिमालय की जब ऊपर की तरफ जाएंगे तब आएगा उत्तरी दिशा में सबसे ऊपर का भाग हिमालय पर्वतीय प्रदेश का ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ये वाला भाग जो मैं रेड पेन से बना रहा हूं, यहां पर विस्तार है ट्रांस हिमालय का। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना ना। ये है ट्रांस हिमालय। अब इसको ट्रांस हिमालय क्यों बोलते हैं? ट्रांस का मतलब होता है पार करना। जब हम इधर भारत की तरफ से हिमालय को पार करते हुए जाएंगे और यहां जो पर्वत मिलेगा तो उसे हम बोलेंगे ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। तो ये ट्रांस हिमालय है। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं एरो बनाकर, ट्रांस हिमालय। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। एक तो हमें ट्रांस हिमालय में ये बात ध्यान रखनी है। अगर हमसे पूछें कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश का जब हम भौगोलिक विभाजन करते हैं तो उसका सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, तो वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो ट्रांस हिमालय की चौड़ाई ये है, और ये चौड़ाई की बात करते हैं तो इस चौड़ाई है लगभग 250 किलोमीटर। ट्रांस हिमालय की चौड़ाई लगभग 250 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी लंबाई की जब हम बात करें तो लंबाई की बात करेंगे तो ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ऊपर की तरफ बनाते हैं, यहां सही ढंग से दिखेगा नहीं है ना, इस साइड में बनाएंगे। पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसकी बात करें तो ये है 1000 किलोमीटर। ठीक है, ट्रांस हिमालय की चौड़ाई 250 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व तक इसकी लंबाई या कितनी दूरी में ये विस्तार है इसका, या कितनी दूरी में फैला हुआ है, वो है 1000 किलोमीटर। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई की जब हम बात करते हैं तो ये जो औसत ऊंचाई इसकी है, ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई है 4000 मीटर। ठीक है, विस्तार कहां कहां है, तो ट्रांस हिमालय का जो ज़्यादातर विस्तार है या अधिकतम जो विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो इसका अधिकतम विस्तार आता है लद्दाख प्लस तिब्बत। ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय की चौड़ाई हमने देख ली कितनी है, 250 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वो 4000 मीटर है, और इसकी दूरी या लंबाई की बात करें कितनी दूरी में फैला हुआ है तो वो 1000 किलोमीटर है। ठीक है, अगर औसत ऊंचाई देखें तो 4000 मीटर है। कौन कौन से क्षेत्र में इसका अधिकतम विस्तार है, तो लद्दाख और तिब्बत में इसका अधिकतम विस्तार है। अब हम देखिए, ये है मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, क्योंकि मुख्य हिमालय के पीछे है। तो यहाँ की जो परिस्थितियां हैं ना, वो शुष्क परिस्थितियां यहाँ पाई जाती हैं। वनस्पति का अभाव यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि जब परिस्थितियां शुष्क होंगी तो वनस्पति का निर्माण भी या वनस्पति भी यहाँ पर नहीं हो पाएंगी, इसलिए यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब हम एक बार केवल ट्रांस हिमालय के बारे में बना लेते हैं ना। ट्रांस हिमालय को देखिए आप, अब अपन केवल ट्रांस हिमालय बनाएंगे ना, ये है ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसको आप मानना कि ये है ट्रांस हिमालय हमारा, है ना, ट्रांस हिमालय। अब बात करते हैं इसकी चौड़ाई की। जब इसकी चौड़ाई की हम बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई है कितनी बताई मैंने आपको, ट्रांस हिमालय की चौड़ाई है 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है ट्रांस हिमालय। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1000 किलोमीटर, और ऊंचाई की बात करें
तो ऊंचाई है ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई है 4000 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। मैं लिख देता हूं यहां पर चौड़ाई, ताकि जब ये नोट्स आपको मिले तो आप समझ पाओ। औसत ऊंचाई दूरी, लंबाई लिख देते हैं, दूरी नहीं, अब जैसे समझ जाएंगे चौड़ाई और लंबाई, है ना। ये है लंबाई। विस्तार कहां कहां है? विस्तार है इसका लद्दाख प्लस तिब्बत में। अब बात करते हैं कि हमने देख लिया, सारी चीजें हम समझ चुके हैं कि ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। ट्रांस हिमालय जो है वो मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। इस कारण यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां भी पाई जाती हैं। ये भी देख लिया, यहाँ पर वनस्पति का निर्माण भी नहीं होता। इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है, चौड़ाई 250 किलोमीटर है, और औसत ऊंचाई की बात करें तो वो लगभग 4000 मीटर है। ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब एक ही बात इसमें बची है कि जो ट्रांस हिमालय है ना, इसमें 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। कितनी पर्वत श्रेणियां पाई जाएंगी? 3। ठीक है, ये लो, पहली पर्वत श्रेणी हम बनाते हैं। ये है इसकी पहली पर्वत श्रेणी। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी का नाम है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय जो है ना, उसकी 3 पर्वत श्रेणियां हैं। उसकी पहली पर्वत श्रेणी है काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, दूसरे की बात करें, दूसरी पर्वत श्रेणी यहां हम बनाते हैं। ये मान लो कि दूसरी पर्वत श्रेणी है मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी, और इस पर्वत श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी? लद्दाख श्रेणी। 2 पर्वत श्रेणियां होगी, और तीसरी पर्वत श्रेणी है, यह है तीसरी पर्वत श्रेणी। इसका नाम है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ट्रांस हिमालय में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? तो देखिए, ट्रांस हिमालय में हमने पढ़ा है कि ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण यहां पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 4000 मीटर है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 250 किलोमीटर है, और इसकी पश्चिम से पूर्व लंबाई, या कितनी दूरी में इसका विस्तार है, तो वो लगभग 1000 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ठीक है, और मुख्य रूप से इसका विस्तार देखा जाए तो वो लद्दाख और तिब्बत में। ये सारी चीजें हमने ट्रांस हिमालय के लिए पढ़ी। अब हम एक बार ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेते हैं, मेरे साथ साथ आप लिखते चलेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। अब इसमें हम लिखना शुरू करते हैं, हिमालय हिमालय पर्वतीय हिमालय पर्वतीय प्रदेश का हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। सबसे उत्तरी भाग है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। उत्तरी भाग है जिसका मुख्यतः विस्तार जिसका मुख्यतः विस्तार जिसका मुख्यतः विस्तार लद्दाख और तिब्बत में है। जिसका मुख्यतः विस्तार लद्दाख और तिब्बत में है। लद्दाख और तिब्बत में है। ये हो गया पहली लाइन अपनी। ठीक है, मैंने मैप पर आपको समझाया था कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग की बात करें तो वो ट्रांस हिमालय है, और इसका मुख्यतः विस्तार लद्दाख और तिब्बत में फैला हुआ है। ये दूसरी बात करें, हिमालय ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के
ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश में, वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण, वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण यहां पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। क्या क्या देखा मैंने, ये देखो ये पूरा है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की औसत चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो वो 250 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई की बात करते हैं 4000 मीटर है। इसके विस्तार की बात करते हैं तो पश्चिम से पूर्व 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें कितनी पर्वत श्रेणियां हैं, तो इसमें 3 पर्वत श्रेणियां आएंगी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ये जो ट्रांस हिमालय है ये मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। अर्थात शुष्क परिस्थितियां पाई जाएंगी तो यहाँ वनस्पति का विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए वनस्पति का अभाव पाया जाता है ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी था कल जो हमने क्विज डाली थी शॉर्ट में कि कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय में नहीं आती है, तो उसमें था काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और चौथा था पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, 2 बिंदु लिख लिए, अब तीसरा लिखना आप। तीसरे की बात करें, तीसरा है ट्रांस हिमालय में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। वनस्पति का अभाव है, ट्रांस हिमालय में वनस्पति का अभाव है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय की औसत चौड़ाई। ट्रांस हिमालय की औसत चौड़ाई, ट्रांस हिमालय की औसत चौड़ाई लगभग 250 किलोमीटर, लगभग 250 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व में लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी में इसका विस्तार है। पश्चिम से पूर्व में लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी में इसका विस्तार है। ठीक है, अब अगला पॉइंट डालना। अगला पॉइंट डाल के लिखिए ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई। ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई, ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग को हटा दीजिए, औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। ठीक है, ये देखो मैंने आपको सब कुछ यहाँ समझाया हुआ है इस मैप पर कि 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी। औसत ऊंचाई 4000 मीटर है, चौड़ाई 250 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय में की जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1000 किलोमीटर में है। ये चीज़ें मैंने आपको समझा रखी हैं। इससे पीछे जाएंगे तो मैंने ये भी समझा रखा है कि ये जो मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है ट्रांस हिमालय, ठीक है, लद्दाख और तिब्बत में इसका अधिकतर विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, आगे की बात करें हम, ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं।
कौन कौन सी श्रेणी है? पहला लिखिए काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। दूसरा लिखना लद्दाख श्रेणी, दूसरा लिखना लद्दाख श्रेणी। तीसरा लिखना जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। एक बार मैप पर चलिए, यह है मुख्य हिमालय, ठीक है, इसको मैंने यहां बना दिया मुख्य हिमालय। आगे भी फैला हुआ है लेकिन अपन को यहीं तक का ध्यान रखना है, ठीक है। ये मुख्य हिमालय और इसके ऊपर पाया जाता है ट्रांस हिमालय, मतलब मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में। तो मैं 3 पर्वत श्रेणियां बना रहा हूं आपको, इस पर ध्यान रखें आप। एक ये 3 जो पर्वत श्रेणियां मैंने बनाई हैं, इसको मैंने लिख दिया J L K, ठीक है। ये तीनों पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय, नाम आपको पता ही होगा, के से काराकोरम, काराकोरम। बात करें एल से लद्दाख, लद्दाख श्रेणी, और जे से जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ठीक है। अब कल हमने एक सवाल पूछा था क्विज में, क्विज चैलेंज या क्विज टाइम के नाम से वो सवाल था, शॉर्ट के रूप में हमने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, और उसमें 4 पर्वत श्रेणियों के नाम दिए गए थे। पहला था पीर पंजाल श्रेणी, दूसरा था लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। तो आपका सही आंसर, आज उस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता चल गया होगा कि पीर पंजाल जो श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। ये बात आपकी आज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम एक एक श्रेणी की बात करेंगे, ठीक है। बात करते हैं ट्रांस हिमालय की पहली श्रेणी काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। काराकोरम को कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, उच्च एशिया की रीढ़। ये 2 नाम आप याद रखना, उच्च एशिया की रीढ़। क्या क्या? एक तो इसे कृष्णागिरी के नाम से जानते हैं और एक इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम पीछे चलते हैं। ये देखो काराकोरम जो श्रेणी है ना, ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, और तथा इसके साथ साथ ही काराकोरम जो श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी भी है। 2 चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर। एक तो ये कि ट्रांस हिमालय की जब हम बात करेंगे तो उसकी सबसे उत्तरी श्रेणी आएगी काराकोरम श्रेणी, और दूसरी जब हम भी बात करेंगे कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो भी बात आएगी काराकोरम श्रेणी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम एक बार बना लेते हैं काराकोरम श्रेणी, ठीक है। ये मान लीजिए ये है काराकोरम श्रेणी, इसमें मैं लिख देता हूं काराकोरम श्रेणी, ठीक है। काराकोरम जो श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, इसके साथ ही काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी भी है। ये दोनों ही चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कि जो काराकोरम श्रेणी है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मैं रेड पेन से बना रहा हूं। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ये मैंने बना दी, इस चोटी का नाम है K2। K2 की बात करें या लिखें गॉडविन ऑस्टेन, गॉडविन ऑस्टेन। K2 की जो हाइट है ना वो लगभग 8611 मीटर है, 8611 मीटर इसकी हाइट है। ये बात आपको याद रखनी है।
K2 गोडविन जो ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ ही विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जब हम मुख्य हिमालय पढ़ेंगे तो उसमें नेपाल में पढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट, ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2 जो कि ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में पड़ती है और उसका नाम है गोडविन ऑस्टिन, उसे K2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो काराकोरम श्रेणी है ना, उसमें विभिन्न प्रकार के हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद में कुछ प्रमुख हिमनदों के नाम यहाँ पर मैं आपको लिखवा रहा हूं। ये हिमनद है, पेन चेंज कर लेते हैं हम। हिमनद को अपन ऐसे बना लेते हैं ना, एक हिमनद तो ये हो गया, ये है सियाचिन, सियाचिन हिमनद। एक बना देते हैं हम बतूरा हिमनद, बतूरा। एक है बियाफो, बियाफो। बियाफो के बाद बात करें तो हिस्पर, और हिस्पर के बाद अगर हम बात करते हैं तो एक हिमनद बालतोरो, बालतोरो। और भी हिमनद है, कुछ प्रमुख हिमनद आप ऐसे याद रख लें, सियाचिन, बतूरा, बियाफो, हिस्पर और बालतोरो, ठीक है। सियाचिन के बारे में एक चीज आप लिख लें कि सियाचिन जो हिमनद है ना, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। सियाचिन जो हिमनद है ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन से हिमनद, ऐसे भी आपको 2 नाम याद रहे, 3 नाम याद रहे, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सियाचिन हिमनद को आपको याद रखना है, ठीक है। हिस्पर, बियाफो, बतूरा, सियाचिन और बालतोरो, ठीक है। सियाचिन जो हिमनद है ना, ये जो सियाचिन हिमनद आपको दिखाई दे रहा है, यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलेगी और इस नदी का नाम है नुब्रा नदी, ये नुब्रा नदी है, ठीक है। और यहां से एक नदी आएगी, इस नदी का नाम है श्योक नदी, श्योक नदी, ठीक है। अब यहां एक घाटी का निर्माण होगा, ठीक है। नुब्रा जो नदी है, नुब्रा नदी घाटी में ही सियाचिन हिमनद स्थित है, ये आपको देखना होगा। अब देखो यहां हिमनद बनेगा, ये नुब्रा घाटी है, ये नुब्रा घाटी है, तो ये नुब्रा जो घाटी है ना, ये 3 भुजाओं वाली घाटी हो गई, ठीक है। नुब्रा नदी घाटी 3 भुजाओं वाली घाटी है। इस घाटी में 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो नुब्रा नदी घाटी है ना, इसका प्राचीन नाम डूमरा था, जिसे फूलों वाली घाटी कहते हैं, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा कि काराकोरम जो श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है K2 गोडविन ऑस्टिन, ठीक है। गोडविन ऑस्टिन इसका नाम है और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 8611 मीटर है। काराकोरम श्रेणी का दूसरा नाम कृष्णागिरी है। इस श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कही जाती है। यह श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इस श्रेणी में अनेकों हिमनद पाए जाते हैं। हिमनदों में बात करें तो बालतोरो, सियाचिन, बतूरा, बियाफो, हिस्पर जैसे हिमनद यहाँ पाए जाते हैं। सियाचिन जो हिमनद है उससे नुब्रा नदी निकलती है और आगे किसी दूसरे हिमनद से श्योक नदी निकलती है। श्योक नदी नुब्रा नदी की सहायक नदी है। अब जो नुब्रा नदी है ना, उसी की घाटी में सियाचिन हिमनद स्थित है और नुब्रा नदी की जो घाटी है वो 3 भुजाओं वाली घाटी है, ठीक है। जैसे एक भुजा, 2 भुजा और ये तीसरी भुजा, 3 भुजाओं वाली घाटी है नुब्रा नदी घाटी। और इस नुब्रा नदी घाटी जो है ना, इसमें 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं जिन्हें बैक्टीरियन ऊंट कहा जाता है, ठीक है। उनका नाम बैक्टीरियन ऊंट है। और नुब्रा नदी जो घाटी है ना, इसे का जो प्राचीन नाम है वो डूमरा था और डूमरा का अर्थ होता है फूलों वाली घाटी, ठीक है। ये सब चीजें हमने इसमें पढ़ी हैं। काराकोरम श्रेणी का अन्य नाम कृष्णागिरी है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर दोबारा डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन चीजें समझ में आना जरूरी है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ जहां एक दर्रा पाया जाता है, काराकोरम दर्रा, काराकोरम श्रेणी के अंदर ही एक दर्रा पाया जाएगा। अब मैं दर्रे को, कौन सा पेन रह गया अपना, मैं ब्लैक पेन से बना देता हूं या ब्लू से बना देता हूं। यहां पे एक दर्रा पाया जाता है इस श्रेणी में। इस दर्रे का नाम है, पास को हम इस तरह से बनाएंगे, जब भी हम कोई पास बनाएंगे या दर्रा बनाएंगे उस दर्रे को इस तरीके से बनाएंगे। इस दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा,
काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। ठीक है, यह दर्रा भारत और चीन के मध्य है, भारत व चीन के मध्य। ठीक है, समझ में आया। एक बार जब पूरा ट्रांस हिमालय हो जाएगा तो एक ही मैप पर हम तीनों पर्वत श्रेणियां भी ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, काराकोरम दर्रा भारत व चीन के मध्य स्थित है। कौन सी श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी में। कौन से पर्वतीय भाग में है? तो ट्रांस हिमालय वाले भाग में स्थित है। ये बात आपको दर्रों को यहीं पर क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि चीजें अच्छे से आपको समझ में आ जाए, और लास्ट में एक बार पूरे दर्रों का रिविजन भी कर देंगे। ठीक है, काराकोरम दर्रा भारत और चीन के मध्य स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर एक बार दोबारा इसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, लिखना प्रारंभ कीजिए आप लोग। काराकोरम श्रेणी में पहली लाइन लिखिए, इसे कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसे? काराकोरम श्रेणी को। इसके बाद बात करें काराकोरम श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी, उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। दो चीजें क्लियर हो गई। चीजों को यहीं पर क्लियर करते हुए चले, जब चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, तब आपको सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का लाभ उठा सकें। आगे बात करें काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ठीक है, कॉमा लगाइए। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे उत्तरी श्रेणी है। उत्तरी व यहीं पर लिख लिए इसी में, या तो दूसरी लाइन में लिख लें आप। सबसे उत्तरी व सबसे ऊंची श्रेणी है, वह सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी व सबसे ऊंची श्रेणी है। आगे बात करें तो आगे चले हम। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2 ब्रैकेट में लिखें, गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है। आगे बात करें K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची, K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।
सबसे ऊंची चोटी है तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तथा भारत की सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चीजें क्लियर करते हुए चलिए, यहीं की यहीं नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि चीजें आपकी याद हो जाएं। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो लिखिए, काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में सियाचिन, सियाचिन, बतूरा, हिस्पर, बियाफो, काराकोरम श्रेणी में सियाचिन, बतूरा, हिस्पर, बियाफो आदि अनेकों हिमनद पाए जाते हैं, आदि अनेकों हिमनद, आदि अनेकों हिमनद पाए जाते हैं, आदि अनेकों हिमनद पाए जाते हैं। सियाचिन हिमनद, सियाचिन हिमनद, सियाचिन हिमनद विश्व का, सियाचिन हिमनद विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा, सियाचिन हिमनद विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सियाचिन हिमनद विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करें सियाचिन हिमनद से, सियाचिन, सियाचिन हिमनद से, सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है, सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है, सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है। ठीक है, सियाचिन हिमनद, अगला लिखिए, सियाचिन हिमनद, सियाचिन हिमनद नुब्रा नदी घाटी में स्थित है, सियाचिन हिमनद नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, अब क्या क्या देखा हमने? हमने देखा अनेकों हिमनद यहाँ पाए जाते हैं, सियाचिन हिमनद विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है और सियाचिन हिमनद नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। ये सारी चीजें हमने देख ली। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे लिखिए, नुब्रा नदी घाटी, नुब्रा नदी घाटी तीन भुजाओं वाली घाटी है, तीन भुजाओं वाली घाटी है। तीन भुजाओं वाली घाटी कैसे हुई? यहां से नुब्रा नदी आ रही थी तो घाटी इधर भी बनेगी, इधर भी बनेगी। यहां से आ रही थी शोक नदी जो इसमें मिल गई थी, और इसके बाद ये इस साइड में भी है, ये नुब्रा नदी ऐसे बह रही है। तो देखिए, ये नुब्रा नदी, ये शोक नदी, और ये आगे फिर नुब्रा नदी। शोक नदी के मिलने के बाद आगे तो एक भुजा हो गई, यहाँ घाटी है, यहाँ घाटी है, और फिर यहाँ घाटी, यहाँ नुब्रा नदी घाटी, इस साइड में नुब्रा नदी घाटी, इस साइड में नुब्रा नदी घाटी। तो नुब्रा नदी घाटी को तीन भुजाओं वाली घाटी कहा जाता है। समझ में आया क्यों कहा जाता है? ये इसका कारण है। नुब्रा नदी घाटी तीन भुजाओं वाली घाटी है, जिसमें जिसमें दो कुबड़ वाले बैक्टीरियन, जिसमें दो कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं, दो कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं। ठीक है, नुब्रा नदी घाटी तीन भुजाओं वाली घाटी है, जिसमें दो कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं। आगे बात करें तो आगे बात करने पर हम लिखते हैं
नुब्रा नदी घाटी का, नुब्रा नदी घाटी का, नुब्रा नदी घाटी का प्राचीन नाम, नुब्रा नदी घाटी का प्राचीन नाम, नुब्रा नदी घाटी का प्राचीन नाम डूमरा है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है फूलों की घाटी या फूलों वाली घाटी। फूलों की लिख लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फूलों की घाटी। ठीक है, नुब्रा नदी घाटी का प्राचीन नाम डूमरा है, जिसका अर्थ होता है फूलों की घाटी। अब एक चीज और आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है इसमें? इसमें रखना है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में काराकोरम दर्रा स्थित है, काराकोरम दर्रा स्थित है। यह दर्रा भारत व चीन के मध्य, यह दर्रा भारत व चीन के मध्य है। ठीक है, एक बार वापस काराकोरम श्रेणी का पूरा रिवीजन करते हैं। देखो, काराकोरम श्रेणी, ये थी काराकोरम श्रेणी। काराकोरम जो श्रेणी है, इसे कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं तथा इसे उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। सॉरी, एक मिनट रुकना। बात करते हैं काराकोरम श्रेणी की। जो काराकोरम श्रेणी है ना, इसका अन्य नाम है कृष्णागिरी, इसे कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं, फिर इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में अनेकों हिमनद पाए जाते हैं। उनका नाम है हिस्पर, बियाफो, बतूरा, सियाचिन, बालतोरो। सियाचिन हिमनद के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है, दो चीजें याद रखनी। एक तो ये कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, दूसरा सियाचिन हिमनद से ही नुब्रा नदी निकलती है। और अगर बात करें कि सियाचिन हिमनद कौन सी घाटी में है, तो नुब्रा नदी घाटी में ही सियाचिन हिमनद स्थित है। ठीक है, श्योक नदी नुब्रा नदी की सहायक नदी है, जो कि नुब्रा नदी से जुड़ जाती है। नुब्रा नदी के द्वारा जो घाटी बनती है, उनमें 3 भुजाएं होती हैं, वो मैंने आपको पहले समझा दी, 3 भुजाएं कैसे बनेंगी। ठीक है, इसलिए इसे 3 भुजाओं वाली घाटी भी कहते हैं। पहले नुब्रा नदी घाटी पूरा पढ़ लें, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, इस जो घाटी है ना, इस क्षेत्र में एक 2 कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है, जिसे बैक्टीरियन ऊंट कहते हैं। ठीक है, इसी घाटी का प्राचीन नाम था डूमरा, जिसका अर्थ था फूलों की घाटी। यह है पूरी काराकोरम श्रेणी की नुब्रा नदी घाटी और सियाचिन हिमनद की कहानी। अब हम बात करते हैं कि काराकोरम जो श्रेणी है वो है क्या। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, ये चीज आपके समझ में आ गई। इसके बाद बात करें कि सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है ट्रांस हिमालय की, तो भी काराकोरम श्रेणी है। फिर बात करते हैं हम कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो काराकोरम जो श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है K2 गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, फिर आप पूछोगे इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है इसकी 8611 मीटर। ठीक है, फिर आप कहोगे कि सर ये विश्व में कौन से नंबर की चोटी है, तो ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एक चीज और याद रखना, वर्तमान में ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, तो अगर करें कि कोई चोटी जिसके बारे में विवाद है तो वो K2 है, लेकिन एक चोटी और आएगी, ठीक है, जिसे हम कंचनजंगा के नाम से जानेंगे। तो अगर ये आ जाए ना भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा, और अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये बात मैं वहां आपको क्लियर कर दूंगा दोबारा। अभी इतना ही याद रखें, भारत की सबसे ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, 8611 मीटर। अब इसमें एक दर्रा पाया जाता है, यह दर्रा है काराकोरम दर्रा, जो भारत और चीन के मध्य स्थित है। तो अगर आपसे पूछ ले कि काराकोरम श्रेणी में दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा ही काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, किस किस के बीच है, तो भारत और चीन के मध्य स्थित है, अर्थात भारत से चीन जाने का रास्ता यहां से मिलता है। अब ये हो गया अपना काराकोरम का पूरा चैप्टर। एक बार हम ट्रांस हिमालय का रिवीजन और कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय की यदि हम बात करें, मैप पर चलते हैं। ट्रांस हिमालय ये है, अब हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। ट्रांस हिमालय
मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। ट्रांस हिमालय की चौड़ाई लगभग 250 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय पश्चिम से पूर्व तक 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है। ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। ट्रांस हिमालय पर शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं क्योंकि ये मुख्य हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। ट्रांस हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ये पूरा था ट्रांस हिमालय। ठीक है, आज हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय क्या है और काराकोरम श्रेणी। अब अगली क्लास में हम बची हुई दोनों श्रेणियां पढ़ेंगे जिसमें लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।